हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर एक फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। ठीक है, यहाँ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के टाइप्स क्या होते हैं और कंडीशन जो चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज का? यहाँ मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जैसे देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और ये मान लीजिए ग्राउंड पर मैंने इस तरीके से इनको रखा है। अब होगा क्या कि इसका अपना कुछ वेट होगा, इसका अपना कुछ वेट होगा जो इसके मास और ग्रेविटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब ये वेट जो होता है एक फोर्स होता है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि इसके ऊपर उतना ही फोर्स ये ग्राउंड ऊपर की तरफ लगा रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बस में आ रहा है? मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ मास होगा, इसकी मास के ऊपर ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। इन दोनों का प्रोडक्ट जब इन दोनों का प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा वेट, और वेट एक फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि इसके ऊपर उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, जो कि ग्राउंड लगा रहा है, और इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट जहां रखा है वहीं पर पड़ा हुआ है। तो देखिए यहां पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। चलिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा फोर्स इधर से लगाते हैं, इधर की तरफ थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, बहुत ही कम फोर्स लगाते हैं। तो क्या ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स इधर की तरफ लगेगा, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। जितना इधर मैं फोर्स लगाऊंगा, मैं बहुत थोड़ा फोर्स लगा रहा हूं, इतना फोर्स के मूव ना करे, लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो ये अगर इतना इधर मैंने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट इधर नहीं मूव किया, इसका मतलब कि जब वो ऑब्जेक्ट उधर की तरफ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उधर की तरफ जब फोर्स लग रहा था, उतना ही फोर्स इधर की तरफ लग रहा था, और इसी वजह से ये बॉडी जो है वो अभी भी रेस्ट में है, पहले भी रेस्ट में थी और अभी भी रेस्ट में है। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे फोर्सेस यहां पर इस बॉडी के ऊपर ऐसे एक्ट करते हैं, ठीक है, और ये बॉडी रेस्ट में थी और रेस्ट में अभी भी है, इतने सारे फोर्सेस एक्ट करने के बावजूद भी। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बात में आ रहा है ना? तो इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो कि इसी तरीके से एरोप्लेन फ्लाई कर रही है, ठीक है, इस तरीके से एरोप्लेन फ्लाई कर रही है, तो होगा क्या कि इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे फोर्सेस एक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी ये जो एरोप्लेन है ये अपने स्पीड से आगे बढ़ती जाएगी। बस में आ रहा है ना? ये इसके ऊपर इतने फोर्सेस एक्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं भाई जो इतने फोर्सेस होते हैं? जरा मैं डिफाइन कर दूं, ठीक है। तो इसमें जो बहुत सारे फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं वो क्या क्या है, देखिए। पहले तो ये जब एरोप्लेन ऐसे हवा में जब उड़ रहा होता है तो इस पर एयर का अपना प्रेशर होता है, ठीक है, एयर का अपवर्ड फोर्स होता है, क्योंकि इसका अपना कुछ का, इसका खुद का अपना वेट होगा जो नीचे की तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रहा होगा। और जब इसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये नीचे तो आती नहीं है, इसका मतलब कि इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जो एयर का अपथ्रस्ट होगा। पास में रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये कुछ फोर्सेस होते हैं जो इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नीचे नहीं जा रहा है? इसका मतलब कि इतना ही फोर्स, जितना फोर्स ये इसके ऊपर एक्ट कर रहा है ना, ठीक है ना, वो टोटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है, और फोर्स बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। बस में आया ना मैंने क्या बताया? तो देखिए इक्विलिब्रियम दो तरीके का था। एक इक्विलिब्रियम जब ये बॉडी रेस्ट में थी, जब ये बॉडी रेस्ट में है तब इक्विलिब्रियम आ गया। जब ये बॉडी मोशन में है तो उस कंडीशन में भी ये इक्विलिब्रियम में ही है, क्योंकि इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स, इसका वेट, इसके ऊपर एयर का अपथ्रस्ट ऑफ एयर एक्ट कर रहा है, इसका एयर का फ्रिक्शन अपना एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और इतने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एरोप्लेन अपने कांस्टेंट स्पीड से क्या होती है, फ्लाई करती जाती है। मतलब ये मोशन में थी और अभी भी मोशन में ही है, इतने फोर्सेस लगने के बावजूद भी। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये एरोप्लेन भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो आपने देखा कि इक्विलिब्रियम दो तरीके का हो सकता है, एक इक्विलिब्रियम रेस्ट में और एक इक्विलिब्रियम मोशन में। बस में है? तो बस आपको यहां समझना था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया कि जब एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करें और वो बॉडी फिर भी क्या है,
अपने ही स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में बनी हुई है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए मैं यहां डिफाइन करता हूं थोड़ा। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी such that the body keep itself in rest or motion, keep itself in the state of, है ना, keep itself in the state of, in the initial state of rest or motion, then the body is said to be in equilibrium। बस में आ रहा है। जब बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी पर एक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से कि वो बॉडी अपने आप को अपने इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में बनाए रखी है ना, कीप इटसेल्फ इन इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब ये जो दो तरीके का मैंने एग्जांपल दिया इसकी बेसिस पर मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम दो कंडीशन में आ सकता है, रेस्ट में भी और मोशन में भी। तो इस कंडीशन में जब इसके टाइप्स की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है? जब एक बॉडी रेस्ट में थी और उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट किए फिर भी वो बॉडी रेस्ट में ही है, तो इस कंडीशन में जो ये इक्विलिब्रियम में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बात समझ आ रहा है? और ये बॉडी मोशन में थी तो भी क्या इक्विलिब्रियम में थी, तो मोशन में रहते हुए बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम बोलेंगे उस इक्विलिब्रियम को कि वो बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। बात समझ आ रहा है? तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है जिसमें बॉडी रेस्ट में रहने के बावजूद, यानी एक बॉडी रेस्ट में थी और उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करने के बावजूद भी वो बॉडी रेस्ट में ही है, तो हम बोलेंगे कि द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एंड इफ बॉडी इज इन मोशन सच दैट अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी कीप इटसेल्फ इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, देन द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बात समझ आ रहा है? तो ये कुछ टाइप्स हो गए इक्विलिब्रियम के, और ये इक्विलिब्रियम हो गया क्या होता है उसके मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए। इस तरीके से डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हम अगर किसी भी बॉडी को रेस्ट या मोशन में चाहते हैं कि वो बने रहे हरदम के लिए, तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं या किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करते हैं। बस यार, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट चीज है जो हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो हम वहां पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रिंसिपल, है ना? ठीक है, तो ये हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद से हम पढ़ते हैं कि कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर, ठीक है ना, मैं आपको यहां बता देता हूं। ठीक है, चलिए यही समझ में आ जाएगा, यही बता देता हूं। पहला कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, दो कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन कि जितने सारे ट्रांसलेशनल फोर्स एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं वो जीरो हो जाने चाहिए। द टोटल ट्रांसलेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी जीरो। द टोटल ट्रांसलेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। पास में आ रहा है? ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा कि द रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अ रोटेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी अराउंड अ टर्निंग फोर्सेस और ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि द टर्निंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी मस्ट बी जीरो। वही कंडीशन है। इसी तरीके से द
टर्निंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन a rigid body must be zero about the axis, zero about the axis of rotation, about the axis of rotation. ये दो कंडीशन है जो कि अप्लाई होंगे उस बॉडी के ऊपर जो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है। पहला कि जितने सारे ट्रांसलेशनल फोर्सेस होते हैं जो एक बॉडी पर एक्ट करते हैं उनका ओवरऑल या नेट जो ट्रांसलेशनल फोर्स होगा वो जीरो हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि द टर्निंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी मस्ट बी जीरो अबाउट द एक्सिस। जैसे अगर ये बॉडी को यहां फिक्स किए हैं तो अगर इधर से कुछ टर्निंग फोर्सेस लग रहे हैं और इधर से टर्निंग फोर्सेस लग रहे हैं तो ये दोनों टर्निंग फोर्सेस क्या हो जाने चाहिए, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जीरो हो जाने चाहिए। तो उस कंडीशन में बॉडी क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, सॉरी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं उसके, और कंडीशन क्या होता है इक्विलिब्रियम का। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं हम उसमें आपको बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या, ठीक है ना, क्या बताने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपको बताएंगे उसमें। ठीक है, और दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो हो जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, ये दो चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।